Hello, can you hear? Hello, hello. गुड मॉर्निंग सभी आयुर्वेद प्रेमी जनों और विद्यार्थियों का आयुष दर्पण के इस पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं इस पोर्टल में आमंत्रित करने के लिए इस पोर्टल के फाउंडर डॉक्टर नवीन जोशी जी, जो निरंतर ही लगे रहते हैं सामाजिक कार्यों में, आयुर्वेद को बढ़ाने में, प्रचार में, प्रसार में, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से थोड़ा मैं आधा घंटे पहले मैं अपने व्याख्यान को शुरू करने से पहले भगवान धन्वंतरी जी का नाम चाहूँगा कि हम सभी को आरोग्य प्रदान करें, रक्षा प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें और अपने आशीर्वाद से इस समाज में जो घोर महामारी के रूप में कोरोना व्याप्त हो रही है, इससे हम लोगों को निजात दिलाएं, मुक्ति दिलाएं। ओम, सभी लोग हमारे साथ बोलिए। ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु चरणों से जो हमने सीखा है आयुर्वेद, हम सब अपने विद्यार्थियों के लिए आपसे चर्चा करते हैं। आज मित्रों मैं बात करने वाला हूँ चिकित्सा की। चिकित्सा के लिए जो आवश्यक औषधियाँ हैं, कैसे गुणवती बने, कैसे हम एक अच्छे वैद्य होते हुए अच्छे निर्माण वैद्य बने, उनकी तकनीकी बातों को समझें। क्योंकि हम सभी जानते हैं चिकित्सा बहुत ही ज़रूरी कार्य। चिकित्सा के लिए निरंतर अध्ययन, सैद्धांतिक कार्य और प्रयोगात्मक कार्य दोनों का ही योगदान है। यही होगा, कहा गया कि चिकित्सा चतुष्पाद होता है, 4 कड़ियाँ होती, विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम। अर्थात चिकित्सा की इस महत्वपूर्ण कड़ी में वैद्य को अच्छा ज्ञान विज्ञान आयुर्वेद संबद्ध सारे सिद्धांतों का, सारी क्रियाओं का, सारे रोग निदान का, चिकित्सा का अनुभव होना ही। लेकिन वैद्य को अगर जब तक अच्छी औषधियाँ नहीं होंगी, हमारे यहाँ कहा गया है सा चिकित्सा विकाराणाम। ऐसा नहीं कि कोई औषधि दे दी और उसको देने से दूसरा रोग हो गया तो वो औषधि नहीं है। वो औषधि नहीं, वो तो एक बीमारी है। आपने एक और नई बीमार करने के लिए, तो औषधि हमारे यहाँ कहते हैं सा चिकित्सा आ विकाराणाम। मतलब ऐसी चिकित्सा जिससे जिस निमित्त के लिए दिया जा रहा वो दूर हो जाए और कोई भी नई परेशानी खड़ी ना हो, तो इसको हमारे यहाँ औषधि के रूप में जानते हैं। तो ये औषधियाँ अगर सर्वोपरि होंगी, निर्दिष्ट होंगी, शास्त्रीय होंगी, जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, तो निश्चित रूप से वेद की गरिमा जैसे कि पूर्व में रही है, प्राचीन हमारा विश्व गुरु रहा है इसी बौद्धिक संपदा के कारण, तो दूर रहेगा। तीसरा महत्वपूर्ण कड़ी होती है उपस्थाता और चौथी कड़ी होती है रोगी। तो रोगी और उपस्थाता, तो रोगी तो अपनी जगह है, जो तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वैद्य है, और वैद्य को जो टूल है वो है उसकी औषधि। तो आज हम इसी औषधि पे चर्चा करने वाले हैं कि औषधि विज्ञान क्या होता है। जैसे मॉडर्न साइंस में कहते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस, तो आयुर्वेद की अपनी साइंस है, अपनी विधा है, अपना तरीका है निर्माण करने का। मित्रों,
आयुर्वेदिक भेषज कल्पना, आयुर्वेद में निर्माण की दो विधाएं आती हैं। एक आती है रसशास्त्र, दूसरी आती है भेषज कल्पना। रसशास्त्र इज साइंस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली रिलेटेड टू, एंड भेषज कल्पना जिसमें कि हम हर्बल बहुधा जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। तो कोई भी साइंस है तो उसकी अपनी एक परिभाषा, अपने एक रिधिम, अपने एक सिद्धांत, अपने एक कोर कंसेप्ट होते हैं। अगर उन फंडामेंटल्स को हम नहीं समझते तो हम कितना भी कोशिश कर लें, हम अपने जो माइंड के प्री थॉट हैं उनसे तो काम करते रहेंगे, ट्रिक से, जुगाड़ से अपने आप को थोड़ा बहुत काम चलाते रहेंगे, लेकिन मूल रूप से हम उन बातों को नहीं समझ सकते जो कि वास्तव में वैसी हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद को उसी स्वरूप में समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भेषज कल्पना की। आज मेरा विषय है भेषज कल्पना और उसके आधारभूत सिद्धांत। तो भेषज कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है, भेषज और कल्पना। और भेषज जो बना है शब्द वो भेषज से बना है। भेष कहते हैं भय को, रोग भयम जयतीति भेषजम, अर्थात वह क्रिया, वह वस्तु, वह सारी चीज़ें जिनसे रोगों का भय दूर हो, जिनसे हमारी परेशानियां दूर हों, जिनसे हमारे तनाव दूर हों, जिनसे हमारे सारे शरीर की उनकी सारी व्यथाएं दूर हों, वो भेषज है। और भेषज को जो काम करे, करवाए, जो सारी क्रियाएं, वो सब भेषज कहलाती है। तो भेषज जो है एक रोग को भय दूर करना एक विषय हो गया, और एक विषय हो गया रोग को दूर को भय करने के साधन। तो जो रोग को दूर करने के साधन हैं वो सारे भेषज हैं। भेषज का मतलब हुआ समथिंग कंसर्न विद दी भेषज, जो सारी चीज़ें जो कि रोग के भय को दूर करें। तो रोग के भय को दूर क्या, डॉक्टर के पास जाते हैं तो औषधियाँ देते हैं तो भय दूर होता है। मित्रों, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। महर्षि चरक ने बताया होती है दैव विपाश्रय चिकित्सा। आजकल हम लोग सब परेशान रहते हैं, कोई आयुर्वेद को बिना जाने समझे गालियाँ देते हैं कि इसमें क्या है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, ये सब क्या साइंस है? जी हाँ, ये सब साइंस है। बस ये बात है कि हम उस साइंस को उस कोर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में वो थॉट नहीं है, वो हमारे प्रोसेस नहीं है, वो चीज़ों को हमने कभी समझा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आपको मित्रों जान के बड़ा अच्छा लगेगा। जब वैदिक हिस्ट्री में जाते हैं, हमारी जितनी भी मॉडर्न मेडिकल साइंस है ये सब 400-500 साल का डेवलपमेंट है। कैन यू इमेजिन कि अभी हार्ट का भी खोज 400-500 साल पहले हुआ, और हमारे यहाँ आयुर्वेद में 4000 साल पहले, 5000 साल पहले जो हमारे जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें एग्जैक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, चाहे स्किन की बात करें, चाहे आँख की लेयर की बात करें, किसी भी विषय पे अगर आप बात करें, घंटों हम डिबेट कर सकते हैं कि हमारी जो साइंस है वो सारी साइंटिफिक है। बस उसको आयुर्वेद के रूप में समझने की ज़रूरत है। तो आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप में समझने के लिए हमें पहले भेषज को समझना पड़ेगा। और महर्षि चरक के अनुसार 3 प्रकार की औषधियाँ बताई हैं, दैव विपाश्रय चिकित्सा, सत्पावजय चिकित्सा और युक्ति विपाश्रय चिकित्सा। तो जो दैव विपाश्रय चिकित्सा है, जिसमें कि हमारा स्वस्ति वाचन हो गया, जैसे कि हम कहते हैं सारे के सारे मंत्र पढ़ते हैं, सर्वे राम रया, कई सारे हम मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन, होम, जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, बलि। तो ये सारी की सारी क्रियाएं भेषज में आती हैं, और इसको विशेष करके मानसिक रूप से इसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। ये अप्रत्यक्ष होती हैं, ये इनडायरेक्ट होती हैं, लेकिन इनका इनडायरेक्टली हमारे माइंड पे असर होता है और माइंड से हमारी बॉडी पे असर होता है। क्योंकि कहते हैं कि साइकोसोमेटिक, इसमें बॉडी में कोई भी चीज़ पहले साइकी में आती है तो मन में, बॉडी में आती है, और ऐसे ही अगर बॉडी में कोई चेंजेज आते हैं तो साइकी में आते हैं। ये वाइस वर्सा एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसको ऐसा मत समझने की ज़रूरत है कि इनका कोई योगदान नहीं, इनका अपना महत्व है। वजह
तो मानसिक व्याधियों में क्या होता है कि आदमी मानसिक रूप से मन का सत्व कम पड़ जाता है, तो हर बीमारी से डरे रहते हैं। जैसे आजकल अभी कोरोना की ये सब हम सुन रहे हैं, तो मन में भय लगता है कहीं हम, हमारा परिवार, हमारे मित्र बंधु सगा संबंधी कहीं उससे व्याप्त ना हो जाए। इसको अभी हमने ट्रेनिंग में सुना होगा, पढ़ा होगा डॉक्टर बंधुओं ने। तो ये भी एक सत्ता बजाय एक चिकित्सा का प्रकार है। और एक प्रकार आता है युक्ति विपाश्रय चिकित्सा, जो कि मुख्य रूप से प्रत्यक्ष चिकित्सा है, मुख्य रूप से औषधियों की चिकित्सा है। और इसमें कहीं ना कहीं हमें अच्छी औषधि, अच्छी गुणवत्ता की औषधि, निर्दिष्ट औषधि, उसका बनाने का विधान, तरीका, सब कुछ अगर क्लियर नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो जो औषधि है दो शब्दों से मिलके बना है, ओशो नाम रसा। ओस और धी। ओस कहते हैं रस जो धारण करता है, ओस पीयूष को भी कहते हैं। तो औषधि ओय है जो कि अमृत तुल्य गुण देती है, औषधि ओय है जो बीमारियों को हरती है, औषधि ओय है जो कि हमारी परेशानियों को हरती है। तो औषधि में रस से परिपूर्ण होनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर एक्सपायर औषधि है जो कि अपने वीर को, विपाक को, रस को, गुण को ख़त्म कर चुकी है, तो क्या उसको औषधि कहेंगे? उसमें यद्यपि सारे कंटेंट तो होंगे, लेकिन वो औषधि नहीं होगी। आप बहुत सदर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे घर में आप धनिया लाते हैं, तो अगर हम ताज़े लाके पीसते हैं तो अलग वैल्यू होती है, उसको 2 महीने रखते हैं तो अलग वैल्यू होती है। लेकिन अगर उसको क्या 2 साल रखने के बाद वही आप अपेक्षा कर सकते हैं उसकी गंध की, टेस्ट की, स्वाद की? तो ये तो सिंपल मसालों की बात हुई। लेकिन जब हम औषधि की बात करेंगे तो आप विश्वास मानिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर को समझने के लिए हमें इनके कोर कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। तो आयुर्वेद में जो औषधि निर्माण का विषय है उसको वैसज कल्पना कहते हैं। वैसज कल्पना माने कल्प कहते हैं, कल्प सामर्थ्य धातु से बना है। सामर्थ्य माने इसमें अच प्रत्यय और धच प्रत्यय लगा के बनता है, जिसका मतलब होता है कि संस्कार करना, विधान करना, कोई ऐसी क्रिया जिसके द्वारा औषधियों में तैयार हों, जिससे गुणकारी क्रियाएं तैयार हों, जिससे कि संस्कारित किया जाए, जिससे किसी अच्छे गुणों का आधान किया जाए। कल्प का मतलब चॉइस भी होता है, कल्प का मतलब रेसिपी भी होती है, कल्प का मतलब प्रोसीजर भी होता है। ठीक है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के वैरायटी को तैयार करना, ये सब कल्प कहलाता है। तो भेषज माने, भेषज कल्पना को अगर ओवरऑल अगर हम समझें तो इस तरह समझ सकते हैं कि विभिन्न वय, काल, देश और रोगी के अनुरूप, उसकी चॉइस, उसकी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न विभिन्न प्रकार की औषधियों को तैयार करना, ये भेषज कल्पना का विषय है। भेषज कल्पना को आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल समझ सकते हैं। और भेषज कल्पना में मुख्य रूप से हम जड़ी बूटियों का प्रयोग, हर्बल चिकित्सा के लिए अगर कहा जाए, कस्टमरी एक रूल शब्द होता है भेषज कल्पना। और जहाँ पे अगर मेटालिक प्रिपरेशन ज़्यादा यूज होती है तो उसमें हम कहते हैं रसशास्त्र। तो अभी हम भेषज कल्पना की बात करेंगे। और भेषज कल्पना में आप जानते ही हैं, कोई भी साइंस हो, घर में आप सिंपल भी अगर खाना बना रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है, किचन के तरीके पता नहीं, तो क्या आप अच्छा खाना बना पाएंगे? अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि मसाले क्या होते हैं, सब्जी क्या होती है, इंग्रेडिएंट का पता नहीं आपको, अगर पता नहीं, लिए आप चाय बना रहे हैं, आपके पास चाय है, चीनी है, अदरक है, फ्लेवर के उसमें कुछ मसाले हैं, टी मसाले, लेकिन आपको उनके डालने का सीक्वेंस नहीं पता, तो क्या आप चाय बन जाएगी? तो ऐसे ही जो है हमारे यहाँ जब मॉडर्न की बात करते हैं तो 5 चीज़ें होती हैं निर्माण के लिए। सबसे पहला होता है मैन। कोई भी क्रियाओं के संचालक, उसका डायरेक्टर, क्रिएटर, कंट्रोलर, मॉनिटर, एवरीथिंग क्या होता है? कोई भी पर्सन होता है। तो हमारे यहाँ जब निर्माण वैद्य की बात करते हैं तो एक ऐसा पर्सन जिसने कि BMS किया हुआ हो, जिसने MD करा हुआ हो, या कोई भी टेक्निकल पर्सन जिसको अपना पुराने से एक परंपरागत अनुभव हो। तो ये हो गया उसका मैन के लिए। मटेरियल, मटेरियल माने इंग्रेडिएंट।
कैसे कैसे इंग्रेडिएंट लेने हैं, इसके लिए द्रव गुण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। मटेरियल के क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उनके फार्मेकोपियल क्या लक्षण होने चाहिए, उनकी क्या आइडेंटिटी, प्योरिटी, सेफ्टी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनके सारे प्रोटोकॉल प्रोसीजर के हिसाब से टेस्टिंग करना, उनको देखना, समझना, गुणधर्मों का अध्ययन करना, तो ये मटेरियल होता है। फिर होती है मशीन। मशीन आप जानते हैं कि निर्माण के लिए जैसे घर में आप चूल्हा रखते हैं घर में, ऐसे ही जो है अगर फार्मेसी की बात करेंगे तो आपको खरल चाहिए, आपको पिसाई मशीन चाहिए, ग्राइंडिंग मशीन चाहिए, आपको पल्वराइजर चाहिए, आपको खरल चाहिए, आपको मर्दन के लिए एंड रनर, एज, बहुत सारी इत्यादि इत्यादि मशीनों की आवश्यकता। सुखाने के लिए धूप में भी सुखा सकते हैं। अगर आप मैकेनाइज करेंगे तो मशीन पे आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर आते हैं। और भी बात करेंगे तो आपके FBT आते हैं, FBT को कहते हैं फ्लूइड बेड ड्रायर। इसके और भी अच्छे वर्जन आते हैं, जैसे कि जिसमें हम हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा वगैरह बनते हैं, जिसको कहते हैं कि फ्लूइड बेड प्रोसेसर, जिसमें कि नॉन 65 डिग्री प्लस माइनस सेंटीग्रेड पे ड्राइंग भी प्रोसेस होती है और उसमें स्प्रे भी होता है लिक्विड का। तो मशीनें, टैबलेट कंप्रेशन मशीन इत्यादि इत्यादि मशीनों की कमी नहीं है, मशीनें बहुत सारी रहती हैं। तो जब हम डिटेल से कभी मशीन की बात करेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर बात आती है मेथड की। घर में जिस प्रकार अगर आपको खाना का तरीका नहीं पता, विधि नहीं पता, तो आपके पास सब सामान होते हुए खाने को आप जो है बर्बाद कर देंगे, बेकार कर देंगे। आजकल तो उम्मीद है लॉकडाउन में सब कुछ मिल रहा होगा, बस बाहर का चटपटा व्यंजन नहीं मिल रहा होगा, घर के ही बने हुए वस्तुओं से लोग काम चला रहे होंगे। तो आयुर्वेद में भी अपनी एक विधि है। तो इन विधि को जैसे संधान कल्पना कैसे करनी है, संधान तैलपाक कैसे करना है, चूरन कैसे बनाना है, अबले कैसे बनाना है, इनकी कैसे करनी है, हर चीज़ का बड़ा डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इन सब चीज़ों को समझने और जानने और मानने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे थोड़ा कि आयुर्वेद जो विधा है, इसके करीब आयुष के 8 लाख से ऊपर डॉक्टर हैं, जिसमें से लगभग 5.5-6 लाख के लगभग आयुर्वेद के ग्रेजुएट हैं। और आयुर्वेद के जब ग्रेजुएट आते हैं तो क्या होता है कि हम फर्स्ट ईयर में इनिशियल सिद्धांत पढ़ने के बाद फिर हम अपनी सारी बातें भूल जाते हैं। जो कोर चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि द्रव गुण, जैसे कि रसशास्त्र, जैसे कि वैसज कल्पना। हम चिकित्सा के सिद्धांत पढ़ लेते हैं, मरीजों को देख लेते हैं, लेकिन मरीज सही कैसे होंगे, आपकी बातों से सही थोड़ी ना होंगे। मरीज को तो एक अच्छी औषधि चाहिए। अच्छी औषधि कहाँ से आएगी? मार्केट से आएगी। अब मार्केट में कई सारे ब्रांड हैं, जब तक आपको उनकी क्वालिटी का, उनकी प्योर का, उनके स्ट्रेंथ का, उनके फार्माकोपियर पैरामीटर का ये सब आइडिया नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप अच्छी औषधि को समझ ही नहीं पाएंगे, अच्छी औषधि को आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं मेथड की, कहीं ना कहीं विधियों की, कहीं ना कहीं जो भी उसके पैरामीटर हैं उनकी समझ होनी चाहिए। तो अच्छा निर्माण वैद्य तभी बनेगा जब को उसको बनाने की विभिन्न जो विधि शास्त्रों में बताई गई उनका तरीका पता। इसी प्रकार फिर आता है कि आयुर्वेद के अपने कंसेप्ट क्या हैं, क्योंकि ये तो एक मॉडर्न की बात होगी कि मॉडर्न में ये मैन मटेरियल मेथड और मशीन की बात होती है। लेकिन आयुर्वेद के अपने एक, हर साइंस आप जानते ही हैं कि हर साइंस का एक अपना तरीका, अपनी सोच, अपना रिदम और अपनी टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर आप बात करें, अगर एलियंस की बात करें, तो अगर हम इंसान हैं तो इंसान की तरह सोचते हैं, तो एलियंस की तरह ही नहीं सोच सकते। उनसे बात करने के लिए उनका ट्रांसमीटर चाहिए, उनके सिग्नल चाहिए। ऐसे ही कोई भी विधा या कोई भी साइंस होती है तो उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी, अपने उसकी एक क्रियाएं, अपनी एक सिद्धांत, अपने एक बातें होती हैं। तो उनको एक समझना बहुत आवश्यक है। और उन समझने के लिए क्या मुख्य बातें हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सारा का सारा विषय हमारा वैसज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत में डिस्कस करूँगा। तो पहला सिद्धांत वैसज कल्पना का परिभाषा, टर्मिनोलॉजी। कोई भी विज्ञान पढ़ते हैं तो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी से ही हमें पता चलता है कि किस चीज़ का क्या मतलब है। तो टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ कहते हैं, रसतरंगिणी में बताया गया कि जो शब्द निर्गुण हैं,
लेशोक्त हैं, अनुक्त हैं, जिनमें संदिग्ध हैं, उनको क्लियर करना, उनको संक्षिप्त शब्दों में दिग्दर्शन कर देना, बता देना, वो सब परिभाषा कहलाता है। परिभाषा का मतलब होता है कि अनुक्त, जहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, जहाँ पे कोई संदिग्धता है, जहाँ पे कोई बहुत बोल दिया गया है, तो क्लियरिटी, विषय को क्लियर करना, विषय को विशद रूप से सामने लाना, ये परिभाषाओं के द्वारा होता है। तो परिभाषाएं जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कि त्रिफला की बात करेंगे, अब हमने कहा त्रिफला डाल दीजिए। अब घर में त्रिफला का मतलब आपको नहीं पता कि हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला को कहते हैं, तो आप कैसे इंग्रेडिएंट को चॉइस करेंगे। अगर उसमें कहा कि 1 आम डाल दीजिए, 1 आम तक इसको पाक करना है, तो 1 आम में अगर आपको ये पता नहीं होगा कि 1 आम कितने घंटे को कहते हैं, तो आप कितने देर तक पाक करेंगे। तो इसीलिए त्रिकटु की बात करते हैं। त्रिकटु में सौंठ, मरीच, पिपली, पंचलवण की बात करते हैं, अष्टक्षार की बात करते हैं, इत्यादि इत्यादि हजारों परिभाषाएं हैं। और परिभाषाओं को हमने पढ़ के समझ के विषय के अनुरूप, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गलती करेंगे। तो आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये गुरु मंत्र हैं, ये मूल मंत्र हैं कि हमने क्या पढ़ना है, क्या देखना है, तब हम आयुर्वेद के वैसज कल्पना को समझ पाएंगे। तो इसके लिए मित्रों, परिभाषा, टर्मिनोलॉजी के विषय को पढ़ना है। तो विषय में टर्मिनोलॉजी कहाँ से मिलेगी? द्रव गुण से मिलेगी। वैसज कल्पना और रसशास्त्र के जो परिभाषा प्रकरण में विभिन्न विभिन्न प्रकार के सूत्र क्या होते हैं, पाचन द्रव्य क्या होते हैं, संसर्जन द्रव्य क्या होते हैं, वेदन द्रव्य क्या होते हैं, ठीक है, पंचमूल क्या होते हैं, 10 मूल क्या होते हैं, मध्यम मूल क्या होते हैं, तृण पंचमूल क्या होते हैं, ये अनेकों चीज़ें हैं। तो इनको जानने समझने के लिए आप लोग जो है परिभाषाओं की प्रकरण की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, विषय को अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके काम में आ सकती हैं, आपके और सहपाठियों के और दोस्तों के काम में आ सकती हैं, तो प्लीज़ अभी अपने अपने फेसबुक वॉल से इस टेलीकास्ट को शेयर करिए और हमारे आदरणीय बॉस डॉक्टर नवीन जोशी जी को अप्रिशिएट करिए कि उनके प्रयास से सारा ज्ञान विज्ञान इस लॉकडाउन में भी आप तक रूबरू हो पा रहे हैं हम लोग। ओम। फिर विषय आता है अनुक्त और विशेषोक्त। दूसरा कोर कंसेप्ट है अनुक्त और विशेषोक्त। अनुक्त कहते हैं कि कुछ कहा ना जाए लेकिन समझ लेना, थोड़ा कहा और ज़्यादा समझ लेना। मैंने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, तो शास्त्रों में अगर आपको ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग पता नहीं होगी तब भी आप निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई समय नहीं दिया है कब पाक करना है, तो प्रातःकाल में करना है। किस पात्र का अगर नाम नहीं लिखा है, कोई फार्मूला दे दिया रेसिपी, और अगर ये नहीं लिखा किस बर्तन में पकाना है, तो मिट्टी के बर्तन में पकाना है। अगर कोई औषधि लिखी है और उसमें ये नहीं लिखा कि अश्वगंधा लेना है या जटामांसी लेनी है, किसी का अगर औषधि लिखी है और अंग नहीं लिखा है, किस अंग को ग्रहण करना है, किस पार्ट को ग्रहण करना है, तो आपको जटाओं को ग्रहण करना है। जटा माने मूल को ग्रहण करना है। इसी प्रकार अगर तेल का वर्णन लिखा है, कौन सा तेल लेना है, तिल का तेल लेना है, सरसों का तेल लेना है, सोयाबीन का तेल लेना है, ठीक है, तो आपको तिल का तेल लेना है। अगर आपको घी लिखा हुआ है तो घी लेना है, तो गाय का घी लेना है। अगर दूध लिखा हुआ है तो गाय का दूध लेना है। अगर मूत्र लिखा है तो गाय का मूत्र लेना है। तो ये सारी की सारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है जिनको हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। अगर कहीं द्रव्य डालना है और लिखा नहीं है द्रव्य नाम, तो द्रव्य के माने जल हो गया। कहीं पे अगर औषधि 2 बार पढ़ी गई है तो इसका मतलब होगा कि उसको हमने डबल मात्रा में डालना है।
कहीं पे मात्रा नहीं लिखी है तो हमने उसको सारी चीज़ों को संभाग लेना है। तो ये अनुक्त के द्वारा हम एक कॉमन विषय वस्तु को समझते हैं और उसके हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विशेषोक्त। विशेषोक्त कहते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जैसे पंचकोल की बात करें अगर हम, तो पंचकोल का मतलब हो गया कि चब, चित्रक, पिपली, पिपली मूल और सौंठ। तो पंचकोल से दो चीज़ों का विशेष बोध होता है। एक तो एक एक कोल सारी मात्राएं लेनी है, और एक कोल होता है आधे एक अर्थ का, माने 6 ग्राम का, और दूसरा 5 औषधियाँ लेनी है और एक एक मात्रा में, एक एक कोल की मात्रा में लेनी। तो जिससे विशेष बोध हो, जैसे 10 मूल की बात करें, 10 मूल में 2 विशेष बोध होते हैं कि एक तो 10 औषधियाँ लेनी है, लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल, और इनकी मूल माने जटाएं लेनी है, रूट लेनी है। तो विशेषोक्त और अनुक्त माने कॉमन इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है निर्माण वैद्य के लिए। तो निर्माण वैद्य, अच्छे निर्माण वैद्य बनने के लिए हमने कॉमन अंडरस्टैंडिंग और स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में थोड़ी समझ रखनी चाहिए और अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार तीसरा सिद्धांत आता है हमारा औषधियों की विशिष्टता, उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, गुण। ये बहुत बड़ा साइंस है और इसको समझने के लिए आपके लिए बहुत बड़ा वक्त और बहुत बड़ी समय चाहिए इसको बीच में विषय की गहराई में जाने के लिए। हमारे यहाँ कहते हैं बहुगुणम बहुकल्पम संपन्नम योग्य औषधम। चरक ने इसको इसी तरह कहा, बहुता तत्र योगत्तम अनेकविध कल्पना संपन्नम संपच्चाइति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुणम उच्यते। अर्थात कोई भी जो औषधि है वो बहुता, औषधि का सबसे पहला गुण क्या है? कोई भी अगर हम नया मान के चलिए कोई ड्रग डेवलपमेंट करना है, कोई R&D करनी है, कोई रिसर्च करनी है, तो हमेशा हम ऐसी वस्तुओं पे रिसर्च करते हैं जिनकी कमर्शलाइज करते हैं। रिसर्च तो लाखों वस्तुओं पे हो जाती है, लेकिन जब कमर्शलाइज करते हैं तो हम उसका प्रोडक्शन एंगल देखते हैं कि वो वास्तव में अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। हमने कोई फार्मूला खोज लिया और उसका रॉ इंग्रेडिएंट, उस औषधि को बनाने और खोजने का कोई समाज को फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको कहते हैं बहुता, माने उसकी प्रचुर मात्रा में, प्रभुत मात्रा में अवेलेबिलिटी हो, उसकी उपयोगिता हो। फिर आता है हमारा योगत्तम। योगत्तम कहते हैं क्वालिटी कंप्लाइंस। क्वालिटी कंप्लाइंस, जैसे कि आप जानते हैं क्वालिटी के लिए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने बहुत ही पिछले 30 वर्षों में मेहनत करके एक पूरा फार्माकोपिया बनाया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया। इसमें कई सारे प्रथम भाग, द्वितीय भाग में आपको प्रथम भाग में जड़ी बूटियों का वर्णन किया, द्वितीय भाग में फार्मूलेशन का वर्णन किया, आयुर्वेदिक फार्मूलरी बनाई, इसके 3 पार्ट करे, और निरंतर रूप से आयुष मंत्रालय ने फिर इसको फार्माकोपियल कमीशन में कन्वर्ट कर दिया। तो आज की डेट में आयुर्वेदिक औषधियों के अपनी क्लासिकल प्रॉपर्टी तो है ही हैं, लेकिन इनकी सारी की सारी हमारी फार्माकोपियल प्रॉपर्टी भी है। तो हम सबको समझना चाहिए कि क्या क्वालिटी कंप्लायंस है योगत्तम कि क्वालिटी, क्योंकि वैसे तो आयुर्वेद में निकृष्ट कंद में माना जाता है। मतलब अब तो नए ज़माने और पुराने ज़माने की बात करें, जो पुराने ज़माने में निकृष्ट चीज़ें थी आज वो टॉप रैंकिंग पे हैं। तो लेकिन अगर वैसे कॉमन बात करें तो आलू क्यों पॉपुलर है? क्योंकि वो हर जगह हर सब्जी में मिल सकता है, उससे इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार के कल्प बना सकते हैं। तो ऐसे ही जब कोई जड़ी कि उसकी कई सारी प्रिपरेशन बन जाए, जैसे कि बासा है, बासा कड़वी होती है, बच्चे नहीं पी सकते, तो हम बासा का सिरप बनाते हैं। अगर कई लोग सिरप पीने में भी दिक्कत है, सिरप में भी अनईजी लगता है, तो हम उसके ग्रेन्यूल बना सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है किसी को ग्रेन्यूल में दिक्कत है तो अवलेह बना सकते हैं, बासा का क्वाथ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कुटज सुना होगा, है कुटज में क्या होता है कि कड़वा होता है, बच्चे नहीं ले सकते हैं, लेकिन अतिसार के लिए इससे बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है होलोरिना एंटीडिसेंट का। तो
औषधियों की विशेषता क्या है कि इसमें विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बन जाएं। फिर आता है संपत चायति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुणम उच्यते। संपत कहते हैं कि क्वालिटी कंप्लायंस के बाद भी उसमें कोई कीड़े धूल आदि कोई हाइजीनिक कोई इशू ना हो, सेफ्टी प्रोफाइल जैसे कि आजकल नए नए पैरामीटर चल गए हैं, पेस्टिसाइड, एफ्लाटॉक्सिन, हैवी मेटल्स, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो जहाँ योगत्तम बात करता है पोटेंसी की, उसकी स्ट्रेंथ की, उसकी प्योरिटी की, और संपत बात करता है उसकी सेफ्टी की। तो औषधियाँ हमारी सारे गुणों से युक्त होनी चाहिए। और ये तो हो गई एक कॉमन बात। फिर एक पर्टिकुलर हर ड्रग का एक अपना मोनोग्राफ होता है, अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं, अपने उसके केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अपने उसके HPTLC की फिंगर प्रिंटिंग प्रोफाइल होती है, अपने उसके केमिकल प्रोफाइल होती है, अपना उसका जो विषय वस्तु है वो पर्टिकुलर एक ड्रग टू ड्रग स्पेसिफिक है। मतलब जो त्रिफला की प्रॉपर्टी, जो हरड़ की प्रॉपर्टी होगी की होगी वो आंवले की नहीं होगी, और जो देंगे वो तीनों की नहीं होगी। तो इस चीज को चिकित्सक को, निर्माण वैद्य को समझना चाहिए कि औषधियों के रॉ मटेरियल की, फिनिश प्रोडक्ट की और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपने अपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, अपने अपने चेक पॉइंट होते हैं, और उनको अगर हम यथासंभव मेंटेन नहीं रखेंगे तो औषधि कहीं ना कहीं गुणकारी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं उसमें वो रिजल्ट नहीं रहेगा जिसके लिए आप उसका आधान करते हैं। फिर समाज में क्या होगा, समाज में आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बातें तो करेंगे लेकिन अगर औषधि अच्छी नहीं होगी तो मरीज कभी आपसे संतुष्ट नहीं होगा, कभी मरीज आपसे खुश नहीं होगा। मरीज कब खुश होगा, जब उसको आप आरोग्य दान कर देंगे, जब वो स्वस्थ हो जाएगा, जब वो हो जाएगा, तब वो दिल से कहेगा डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है। अरे डॉक्टर साहब तो बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर साहब क्यों बढ़िया हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बनी हुई अच्छी औषधियों का प्रयोग किया है। अच्छी औषधियों का प्रयोग करने से ही चिकित्सा दोस्तों। तो अब फिर नेक्स्ट आते हैं हम मान। हमारे यहाँ मान निर्माण विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप जानते हैं आपको मेजरमेंट नहीं पता होगा, आपको नाप तोल पता नहीं होगी, आपको रेशियो पता नहीं होगा आपको, तो आप कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे फॉर्मूले को, मानकीकरण कैसे होगा। तो मानकीकरण के लिए और डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, शास्त्रीय औषधियाँ बनाने के लिए, फार्माकोपियल औषधियाँ बनाने के लिए मान सबसे और सबसे आवश्यक टूल है। कहते हैं आयुर्वेद के क्लासिकल ग्रंथों में कहते हैं मीते अनेनम इति मानम, जिसके द्वारा कुछ मापा जाए, तौला जाए, वो मान है। और मान आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मान महत्वपूर्ण भी है, और बड़े अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, हम लोग बहुत सारे ग्रेजुएट हमारे दोस्त हैं, हम लोग BMS में पास तो हो जाते हैं लेकिन मान को उतने रुचि से पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो समय के अनुकूल नहीं है और प्राचीन काल के दिए हुए हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में आते नहीं, और कैसे भी सेकंड प्रॉप में बस पास होने भर के जाते हैं। लेकिन मान का अध्ययन, अध्यापन और समझ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मान अगर प्रॉपर रेशियो में नहीं लगेगी तो औषधि प्रॉपर नहीं बनेगी, और अगर प्रॉपर औषधि डोज में अगर आप मान मरीज को नहीं देंगे तो वो औषधि काम नहीं करेगी। तो दोनों ही बातें हैं, औषधि बनने में भी मान की उपयोगिता है, और औषधि एडमिनिस्ट्रेशन में भी मान की उपयोगिता है। जैसे अगर आप चितोपलादी चूर्ण अगर किसी मरीज को दे रहे हैं, अगर आप उसको 200 mg में दे दें तो क्या उससे अपेक्षा अच्छे रिजल्ट की कर सकते हैं? ठीक है। अगर किसी रस औषधि को अगर आप इसी प्रकार 3 ग्राम की डोज में दे देंगे तो क्या उसके जिंदा रहने की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हर औषधि की अपनी डोजिंग है। विष द्रव, शेड्यूल E1 ड्रग, इनकी तो डोजिंग में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ शेड्यूल E1 ड्रग हैं जैसे कि वसनाभ, कुचला, वल्लातक, जयपाल इत्यादि, इनके लिए तो और ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है।
तो मान अपने आप में बहुत आवश्यक विषय है और मान को डिटेल में अध्ययन करना चाहिए अगर हमने अच्छा निर्माण वैद्य बनना है। ये गुरु मंत्र हैं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या कि आपको विषय की वैसेज की टर्मिनोलॉजी में जाना है, आपने जो कॉमन इंस्ट्रक्शन बताए हैं उनको समझना है, आपने विशेष जो इंस्ट्रक्शन बताए हैं उनको समझना है, और औषधियों की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अपने करेक्टरिस्टिक हैं, फार्माकोपियल मोनोग्राफ है, सिंगल ड्रग और कंपाउंड ड्रग, उनको आपने फॉलो करना है और फिर मान मेजरमेंट को विचार करना है। अब दोस्तों देखिए, अगर हम जितनी बात अभी आपको मैंने बताई इनको सम अप करूँ अगर, कि आप मॉडर्न साइंस में जाएं और आप देखें अपने साइंस में क्या ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो होनी चाहिए। आप देखिए, हम क्वालिटी की बात भी कर रहे हैं, हम करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, हम मेजरमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम टर्मिनोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। माने विज्ञान कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को, एक सिस्टमेटिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमारे यहाँ ने कहा कि विद्या वितर्क विज्ञानम, नोट भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा श्लोक है, आपके जीवन में काम में आएगा। विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया षड्गुणम एते ना असाध्यम ना अतिपर्तते। विद्या वितर्क विज्ञानम माने नॉलेज, उसकी रीजनिंग, और विज्ञान माने विद्या अलग है विज्ञान अलग है। तो हमारे यहाँ जो है तथ्यों का, फैक्ट का अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, उनकी रीजनिंग होनी चाहिए, उनके आधार पर एक सिस्टमेटिक, एक अपना मैनेजमेंट, एक शेड्यूल, एक अपना किसी भी विषय को निपटाने का एक तरीका, मैनेज करने का एक तरीका भी है। ठीक, तो ये सारे के सारे जो 6 गुण हैं वो अगर एक वैद्य में होते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे वैद्य कहलाते हैं। फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हर जगह हमारी बाही होने वाली है, हमारे सारे मरीज हमसे खुश होने वाले हैं। तो रसशास्त्र और वैसज कल्पना के लिए भी हमें एक विज्ञान के रूप में इसको लेना है। खाली ये नहीं कि हमने एक चूरन बना दिया तो पिसाई वाली मशीन में दे दिया और पीस गया। फिर एक लेबर क्लास में और एक हमारे में निर्माण वैद्य में क्या अंतर रहेगा? अंतर है यही टेक्नोलॉजी का, साइंस का, विज्ञान का। हमने एक जो है क्रमबद्ध तरीके से किसी काम को कर दिया तो वो विज्ञान है। तो मान का हमने विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर 5वां कंसेप्ट आता है हमारा पंच कषाय कल्पना। कषाय आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है और बहुत कुछ पंच कषाय कल्पना में ही समाहित है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं वैसज कल्पना में, मौलिक कल्पनाएं और संकल्पनाएं। मौलिक कल्पनाएं 5 प्रकार की बताई हैं महर्षि चरक ने, अष्टांग ने और भागवत जी ने। और सुश्रुत ने 6 प्रकार की कल्पनाएं बताई हैं और कश्यप ने 7 प्रकार की मूल कल्पनाएं। पहली कल्पना होती है स्वरस, दूसरी कल्पना होती है कल्क, तीसरी कल्पना होती है निरूय या क्वात, और चौथी कल्पना होती है हिम, और फिर होती है फांट। तो ये उत्तरोत्तर यथापूर्व बलवान होती हैं। माने फांड से हिम, हिम से निरूय, निरूय से कल, कल से रस, ये उत्तरोत्तर बलवान होती है यथापूर्व। मतलब लास्ट वाली से पहले वाली ज़्यादा बलवान होती है, इसको इस तरह से समझिए। माने उसकी पोटेंसी, उसका वीर। जैसे आप अगर किसी तुलसी का क्वाथ बनाएंगे तो क्वाथ कम पोटेंट होगा, लेकिन तुलसी का रस पिएंगे तो ज़्यादा पोटेंट होगा। गिलोय का अगर क्वाथ बनाएंगे तो ज़्यादा कम पोटेंट होगा, लेकिन गिलोय का अगर रस डायरेक्ट निचोड़ के पिएंगे तो ज़्यादा पोटेंट होगा। ऐसी अदरक का रस जो है ज़्यादा पोटेंट होगा, और अदरक का कल्क और क्वाथ और फर्दर हिम और फांट कम पोटेंट होंगे। तो उत्तरोत्तर जो पहले वाला है वो ज़्यादा पोटेंट है और बाद वाला कम पोटेंट है। हमारे यहाँ महर्षि सुश्रुत ने क्षीर को और लिया, क्षीर को मौलिक कल्पनाओं में और जोड़ लिया है। तो क्षीर में बहुत सारे हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे अर्जुन क्षीर पाक। कभी में कोई परेशानी हो तो आप अर्जुन का क्षीर पाक लेते हैं, अर्जुन को पकाते हैं दूध में और उसको प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो हम जो है
लहसुन चीर पाक लेते हैं, और ये बहुत ही सिंपल और निरापद औषधियाँ। इसी प्रकार तीसरी कल्पना आती है कल्क कल्पना। कल्क कल्क कहते हैं किसी भी जड़ी बूटी को, फ्रेश जड़ी बूटी को कूट के उसका पेस्ट बना लिया जाए, वो कल्क है। और कल्क को ही अगर सुखा दिया जाए, सूखे रूप में क्रूड औषधि से अगर पीस दिया जाए तो वो चूर्ण बन जाती है। यानी कि चूर्ण कल्पना ही कल्क कल्पना का ही सम मोटिवाइड रूप है, कुछ परिवर्तित रूप है। तो हमारे यहाँ मौलिक कल्पनाओं में चूर्ण की बात तो नहीं करी गई है, लेकिन मूल रूप से कल्क की बात करी गई है। फिर कल्क में जैसे हम लहसुन का कल्क, अदरक का कल्क, अदरक को कूट के प्रयोग करते हैं। फिर आता है क्वाथ, निरूह। क्वाथ बहुत ही पॉपुलर प्रिपरेशन है। क्वाथ में क्या करते हैं, हम जड़ी बूटी को लेते हैं, जड़ी बूटी को 1/4, 4 गुना, 8 गुना और 16 गुना की मात्रा में पानी को यथासंभव उसके औषधियों के स्वभाव, जो उसका रूक्ष स्वभाव है, मृदु स्वभाव है, उसके गुण के अनुसार उसको उस रेशियो में लेते हैं और उसको पकाते हैं। पकाने के बाद उसको 1/4 औषधि देते हैं और फिर उसको छानकर प्रयोग करते हैं। इसको क्वाथ कहते हैं। क्वाथ को मॉडर्न में डिकॉक्शन भी कह सकते हैं, इन्फ्यूजन भी कह सकते हैं। जो है अपने मौलिक कल्पनाओं में बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं, जितने भी ड्रग डेवलपमेंट के कार्य हैं, चाहे उससे हमें अवलेह बनाना हो, चाहे सिरप बनाना हो, चाहे हमें घन बनाना हो, तो क्वाथ के द्वारा ही सारी चीज़ें आगे होती हैं, रस क्रियाएँ। क्वाथ बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और फिर आता है हिम। हिम माने औषधियों को पानी में रख दिया, रात भर शीत में, ठंड में रख दिया और उसको सवेरे छान के मैसरेट करके प्रयोग कर लिया। फांड, जैसे कि हम चाय पीते हैं, चाय एक फांड के रूप का उदाहरण है, जिसमें कि हमने पानी लिया और पानी उसको एक बॉयल आने तक उसको उबाला और उबाल के उसको छान लिया। तो फांड जितने भी फ्लेवरस चीज़ें हैं, जितने भी वोलेटाइल, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं पकाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। लेकिन फांट जो है फ्लेवरस वस्तुओं के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे चाय का आपने देखा होगा। इसी तरह मौलिक कल्पनाएं तो ये 5 हुई, और व्युत्पन्न कल्पनाएं होती हैं हमारी, जिनसे कि अन्य कल्पनाएं बनती हैं, जैसे कि चूर्ण कल्पना, जैसे कि गुगलू कल्पना, जैसे कि टैबलेट कल्पना, जैसे कि बटी कल्पना, जैसे कि तैल पाक, तैल कल्पना, जैसे कि घी कल्पना, जैसे कि लेपन कल्प, जैसे कि धूपन कल्प, इत्यादि इत्यादि। आशव कल्प, अरिष्ट कल्प, संधान कल्प, अवलेह कल्प। तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं रहती हैं, ये व्युत्पन्न कल्पनाएं रहती हैं। तो व्युत्पन्न कल्पनाएं जो भी हैं, ये पंचकषाय कल्पना से ही ये आती हैं, तो इनका ज्ञान परम आवश्यक है अच्छे निर्माण वेद के लिए। और मित्रों, का हिंसायाम धातु से बना है, जिसका मतलब है कंठ में लगना। कई सारे मतलब होते हैं, जैसे एक अर्थ होता है, अर्थ के कई सारे डिक्शनरी में आप देखते हैं प्रयोग और मतलब होते हैं। इसी प्रकार कषाय शब्द भी हिंसा परक होता है। अब हिंसा तो देखिए जड़ी बूटी है, हम अगर उसको प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली हिंसा तो उसी समय करते हैं, उसको तोड़ते हैं, जमीन से उखाड़। दूसरी हिंसा हुई, उसको हमने पकाने के लिए उसको जलाया, उबाला, जो भी किया, अग्नि संस्कार किया, तो वो भी एक हिंसा है। अब औषधि को लेने के बाद उसको चबाया, मुंह से दांतों से चबाया, तो वो भी हिंसा है। और वो औषधि जाके कंठ में, उसका स्वाद कड़वा है तो वो भी कंठ में लग रहा, तो वो भी एक कंठ फरक, कंठ में जो लगे वो कषाय कहलाता है। और कषाय कहते हैं गिरे हुए वस्तु को भी, जैसे साधु संन्यास होते हैं उनको कषाय कहा जाता है। तो कषाय जो है, जब हम डिकॉक्शन में कषाय वर्ण का कलर आता है तो इसलिए भी कषाय। तो कषाय के कई सारे मतलब हैं, लेकिन पंच कषाय कल्पना मूल रूप से मौलिक कल्पना कहलाती है, और इससे व्युत्पन्न कल्पनाएं जो बनती हैं पंच कषाय से, वो व्युत्पन्न कल्पनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका द्रव्यों की पंच भौतिकता।
जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से सारे चीज़ें बनी हैं, सारी वस्तुएं बनी हैं। लेकिन आयुर्वेद की अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, आयुर्वेद की अपनी एक समझ है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सारा संसार जो है कैसे बना, प्रकृति और पुरुष के मिलने से फिर पंचमहाभूत बने, फिर पंचमहाभूत से एकादश इंद्रिय और सारी जो है ये सृष्टि बनी है। तो हमारे यहाँ हर चीज़ को पांचभौतिक माना गया है। ये कुर्सी, ये टेबल, ये मोबाइल जिस पे कि लाइव हूँ, हमारे यहाँ यही तो मूल सिद्धांत है। आज दुनिया भर में लोग बात करते हैं कि आयुर्वेद को औषधि नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इनका फार्मेकोलॉजिकल इनका पाथवे नहीं पता हमें। अरे जो भाई आपको पता नहीं तो तुम्हारे कहने से क्या उसको सिद्ध गलत कर देंगे आप? अरे पहले आपको अगर समझना है तो आयुर्वेद की आयुर्वेद को समझिए कि आयुर्वेद एटम से नहीं, आयुर्वेद पंचमहाभूत से काम करता है। अब आयुर्वेद को आप एंटीजन, एंटीबॉडी, दुनिया की कई सारी बातों में हम कसने की कोशिश करते हैं। अरे आयुर्वेद को जानना है, परखना है, समझना है तो आयुर्वेद को आयुर्वेद के सिद्धांतों में कसिए। हमारे यहाँ चरक क्या कहते हैं, बात पित्तम कफा देना। हमारे शरीर में बात पित्त कफ जो है रहते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, और जब ये नॉर्मल रहते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, जब ये बिगड़ जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। और औषधियाँ क्या करती हैं, इन्हीं के सामंजस्य का काम करती हैं, इनकी समता का काम करती हैं। धातु साम क्रिया प्रयोक्ता क्या करती हैं औषधियाँ, धातुओं का साम करती हैं। तो आप जो है, चलिए ठीक है, मॉडर्न के हिसाब से अगर आपने स्टैंडर्ड बनाने हैं तो केमिस्ट्री के भी बना लीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांतों को तो समझिए। आयुर्वेद को समझना है तो आयुर्वेद के पंचमहाभूतों में जाना है। हमारे यहाँ पंचमहाभूत क्या है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, माने आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये पांच महाभूत हैं जिनसे सारा शरीर, सारी सृष्टि, सारी औषधियाँ बनती हैं। इसमें चूंकि आकाश बहुत बड़ा है, विशाल है, इसीलिए उसको हम नहीं काउंट करते हैं। और पृथ्वी भी बहुत एक मान के चलते हैं, एज्यूम टू बी इनर्ट, मतलब इनके जो लोग बहुत बड़े होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विचलन नहीं होता, डेविएशन नहीं होता। आपने देखा होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा ज्ञान है, अगर थोड़ा बहुत ले लो तो क्या उन्हें फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जिसके पास अल्प ज्ञान है और थोड़ा सा ले लिया, पैसा ले लिया, जिसके पास थोड़ा पैसा है थोड़ा ले लिया, तो तुरंत चिल्लाने लगेगा है ना? तो विचलन किस में होता है? कमज़ोर लोगों में, बड़े लोगों में नहीं होता है। होते हैं, उनको अलग कैटेगरी में रख दिया, तो उसको आकाश और पृथ्वी है। तो बाकी कौन बचते हैं? वायु महाभूत, अग्नि महाभूत और जल महाभूत। इन्हीं को कहते हैं वात, पित्त और कफ। ये पांच प्रकार की वायु होती हैं, हृदय प्राणे, गुदा समाने, गुदा अपाने, समानो नाभि संस्था। यानी कि जो सारी वायु हैं, सारे कफ हैं, सारे पित्त हैं, इनको डिटेल में समझने की जरूरत। जो भी वात, पित्त, कफ होते हैं ये सारी औषधियों में रहते हैं। और जब भी सारी औषधियों में और क्या रहता है, इनके अलावा पांच पदार्थ रहते हैं, पंच पदार्थ जिसमें कहते हैं। द्रव्य गुण की अपनी एक फार्माकोलॉजी है। जैसे जब हम फार्मास्यूटिकल पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। तो आयुर्वेद की फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स यही है, क्या है? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत को आप समझिए, आत्मसात करिए, इनसे खेलिए, तो आपको चिकित्सा फलीभूत हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है, छोटी सी लाइफ का एक बड़ा अनुभव। आपको मजाक लग रहा होगा कि नहीं भाई, क्योंकि आपने अभी जिसको मानते भी नहीं। तो सबसे पहले तो हम अगर किसी को पढ़ेंगे, किसी के बारे में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तब उसके एग्जिस्टेंस को हम स्वीकार कर पाएंगे, उसको हम जान पाएंगे।
तो हमारे यहाँ औषधियाँ पंच महाभूतों पे काम करती हैं। जैसे अगर वात की अधिकता है तो हम वात कम करने वाली बादशाहमक औषधि देंगे। अगर हमने कहते हैं ना किसी की रोग को परीक्षण करते हैं, रोगी को असेसमेंट करते हैं, क्या औषधियाँ देते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, योग रत्नाकर ने कहा है, रोगाक्रांत शरीरस्थ स्थानमस्तो परीक्षेत नाड़ी मूत्रम मलम जिब्या शब्द स्पर्श दृगाकृति। रोग परीक्षा, रोगी परीक्षा के द्वारा हम एक असेसमेंट करते हैं कि किस दोष की, किस महाभूत की अधिकता है, दोषों की अंश करते हैं। प्रश्न परीक्षा से उसके रोग की अवस्था को समझते हैं, फिर हम एक तय करते हैं कि हमें क्या औषधि देनी है। जैसे अगर किसी को खांसी हो रही है तो उसे तो पलादी चूर्ण भी देना है, ताली सादी भी देना है, ठीक है। तो ये हमें तय करवाता है कि दोषों के लिए कौन सा दोष अधिक है, कौन सा कम है, तो इसके लिए की समझ आवश्यक है। और पंच महाभूत के जो पंच पदार्थ हैं उनको भी जानना आवश्यक है। पंच पदार्थ कौन से होते हैं? रस, दूसरा होता है आपका गुण के रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो 6 प्रकार के रस जो है, कोई बात को बढ़ाते हैं, कोई पित्त को बढ़ाते हैं, कोई कफ को घटाते हैं। तो इनके हिसाब से ही हमारे यहाँ द्रव्य गुण में औषधियों के क्लासिफिकेशन दिए हैं, वर्ग दिए हैं कि बात शामक औषधियाँ कौन है, बात वर्धक कौन है, कफ नाशक कौन है, कफ वर्धक कौन है, पित्त शामक कौन है, पित्त वर्धक कौन है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रयोग करते हैं अपनी दवाइयों में, उसी रेशनल में उसको लेते हैं। इसी प्रकार जो है गुण की बात करते हैं, तो गुण जो है वैसे तो सामान्य 20 गुण होते हैं, पराधी गुण भी होते हैं, वैशेषिक गुण भी होते हैं, आत्मगुण भी होते हैं। तो औषधियों में अपने प्रयोग किया जाता है। फिर आता है उनका वीर, शीत वीर या उष्ण वीर औषधियाँ होती हैं, और विपाक होते हैं। विपाक माने औषधियों का शरीर में जाने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो विपाक कहलाता है। विपाक के बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण विषय आ जाता है प्रभाव। माने कुछ औषधियाँ अपने रस हैं, गुण हैं, वीर हैं, विपाक है, इनके अन्यत्र वर्क करती है, तो वो प्रभाव कहलाता है, जिसको कहते शक्ति, अचिंत वीर। तो द्रव्य गुण औषधियों के लिए मैसेज कल्पना को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस कोर कंसेप्ट को समझना होगा, जिसको कहते हैं पंच महाभूतवाद। फिर हमारे यहाँ आता है संस्कार, जिसको कहते हैं संस्कार। संस्कार महर्षि चरक ने कहा विमान स्थान में, अध्याय 1 के 26वें श्लोक में, संस्कारो ही नाम गुणांतर धनम। अर्थात किसी के गुणों में कोई आधान कर दिया जाए, कोई अंतर कर दिया जाए, और अंतर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। हमारे यहाँ कोई नेगेटिव में बात ही नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट जो है डिटोरिएट कर दिया जाए। हम दाल बनाते हैं तो उसमें हम तैयार करके जीरे की छौंक कर देते हैं, चौका लगा देते हैं, फ्राई कर देते हैं। मट्ठा है तो मट्ठे में हमने जीरा डाल दिया, ये संस्कार कर दिया। तो संस्कार जो है, दही खा रहे हैं तो दही में हमने कोई भी फ्लेवरस चीज़ें, पुदीना डाल दिया है, कुछ कर। तो संस्कार के माने भावना भी होती है, संस्कार किया जाता है। संस्कार माने एक क्रिया है, प्रोसेसिंग है, जिसको कि तो ज़्यादा उचित होगा। जैसे कि जिसको मॉडर्न भाषा में प्रोसेसिंग बोलते हैं, उसी को हमारे आयुर्वेद में संस्कार कहते हैं। और संस्कार कई तरीके से किया जाता है। पहला संस्कार होता है तोय सन्निकर्ष, पानी डाल के। अब आपने घर में सिंपली अगर चटनी बनाते हैं, चटनी में क्या करते हैं, थोड़ा सा धनिया डालते हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया, छींटे लगा दिए और पीस दिया, चटनी बन गई, पेस्ट बन गया।
है। तो ऐसे ही जो है, अगर हमने कोई भी औषधि ली, औषधि में क्वाथ बनाया, उसमें औषधि ली और पानी लिया और उसको पका दिया, तो ये तो संस्कार हो गया। तो कई बार जैसे मैसरेट करके हमने कोई भी औषधि ली और उसको हमने पानी, संस्कार भी हो गया। इसी प्रकार होता है शौच संस्कार। शौच संस्कार माने प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन कई तरीके से होता है, क्लींजिंग, सॉर्टिंग, गालन, छालन, प्रक्षालन, ठीक है। फिर आता है मंथन संस्कार, माने ट्राइचुरेशन, मर्दन करना। फिर देश संस्कार, काल का संस्कार। आपने देखा कुछ औषधियाँ काल प्रभाव से, कुछ राक्षस तेल बनाते हैं तो उसको 1 महीने रख देते हैं धूप में, भानु पाक हैं। होगा शरद ऋतु में खीर, तो शरद पूर्णिमा पे तो रात में रखते हैं। तो काल और देश का प्रभाव होता है, समय का भी प्रभाव होता है। कुछ संस्कार करते हैं तो पर्टिकुलर नक्षत्र में करते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्वर्ण प्राशन करते हैं तो पुष्य नक्षत्र में करते हैं। तो देश काल के अपने संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार होते हैं वासन संस्कार, ने चुना होगा, स्मेल बोलते हैं, ऑर्डर्स बोलते हैं। अपने ट्रेडिशनली लोग बोलते थे, कोई अगर दुर्गंध आ रही है तो उसको बोलते थे बास। बास माने बुरी गंध आना, लेकिन बास का मतलब है कि कोई भी नेजल सेंसेशन रिलेटेड टू ऑर्डर, स्मेल। तो वासन संस्कार में माने डाल दी जाए, जैसे कि हम आप कोई भी सिरप बनाते हैं तो सिरप में उसमें मिंट का फ्लेवर डाल देते हैं, कोई इलायची का फ्लेवर डाल देता है, कोई उसमें रेस्पबेरी का फ्लेवर डाल देता है, कोई स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल देता है। तो जितनी भी औषधियाँ हैं, अगर आप अगर उनको ऐसे पिएंगे तो कभी ले ही नहीं सकते। तो वासन संस्कार अपने आप में एक काफ़ी पॉपुलर संस्कार। मिल्क पाउडर लें या चॉकलेट कोई भी लें, तो आप अगर देखेंगे आइसक्रीम लें तो बिना फ्लेवर के अगर आप मूल रूप से लेंगे तो नहीं ले पाएंगे। फिर आता है भावना। भावना कहते हैं किसी औषधि में किसी क्वाथ की, किसी द्रव्य की, किसी जल की, उसे मर्दन करके उसको सुखा दिया जाए तो उसको भावना कहते हैं। भावना कहते हैं भाजन। भाजन कहते हैं बर्तन को, मतलब जड़ी बूटियों को, औषधियों को एक पर्टिकुलर बर्तन में रखना, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर दही को तांबे के पात्र में रख दें तो खराब हो जाता है और दही खाने लायक नहीं रहता, विषाक्त गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर तांबे के पात्र में जल रखते हैं तो जल शोधित हो जाता है। एक अजीत अगत आपने सुना होगा, तो अजीत अगत के लिए कहते हैं कि जो सींग होते हैं, जो गौसरिंग में रखते हैं, क्योंकि जो ये उष्ण और स्निग्ध होता है तो इससे इसके वीर का, उसकी जो पोटेंसी का लॉस नहीं होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी रखते हैं जिससे कि थर्मोलाइबल होती हैं, कुछ जो है नॉन केमिकल रिएक्शन ना हो जिसकी, जैसे कि आजकल पैकिंग में बहुत सारे देखा होगा आजकल ब्लिस्टर पैकिंग, पहले स्ट्रिप पैकिंग हुआ करती थी, स्ट्रिप पैकिंग के बाद ब्लिस्टर पैकिंग, फिर आलू एल्युमिनियम की ऊपर और नीचे दोनों ब्लिस्टर रहती हैं। फिर जो है अभी अगर उसकी बात करें तो बोतल की, तो पहले कांच की बोतल चला करती थी, या फिर वो जो है उसमें प्लास्टिक पैट की बोतलें आई। अब जो है पैक आए, अब टेट्रा 4-4 लेयर में उसकी अंदर कोट, तब जाके सेफ्टी से माइक्रोब से इसमें बनता है। नेक्स्ट आता है आपका औषधियों का नामकरण। औषधियों का नामकरण किस आधार पर करते हैं, इसकी कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं है। जिस ऋषि मुनीषी, जिस व्यक्ति ने किसी फॉर्मुलेशन को खोजा और लिखा, तो उसके जो भी भाव रहे उसके मन में,
कभी गुण के आधार पर, कभी कर्म के आधार पर, कभी इन्वेंटर के आधार पर, कभी देश के आधार पर, कभी काल के आधार पर, कभी मात्रा के आधार पर, कभी प्रयोग के आधार पर, कभी जिस रोग पे काम कर रहा है उसके आधार पर औषधियों के नाम रखे जाते हैं। जैसे मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे च्यवनप्राश हम कहते हैं, तो च्यवनप्राश जो है, च्यवनप्राश ने बनाया नहीं, लेकिन महर्षि च्यवन ने सेवन करने के बाद वो पुनः अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त किया, पुनः जवान हुए पूर्व की भांति, तो इसलिए नाम च्यवनप्राश हो गया। कई ऐसे होते हैं आविष्कारक ने, जैसे ब्रह्म रसायन, कांकायनवटी, जैसे कि डोज के हिसाब से कितनी डोज में रखना, तो कंसलित की। कहीं के अनुसार किसी ने बनाए, जैसे कि ब्रह्म रसायन, और ये बताया, जैसे कि इसमें आता है आपका नागार्जुन, अबरक, लवण, भास्कर, चूर्ण। इसी प्रकार कोई काल के आधार पर प्रयोग करना है तो पुष्यानुक चूर्ण। ऐसे ही अगर जो है द्रव्य जो इसमें मुख्य रूप से पड़े हुए हैं तो उसके आधार पर हम सकते हैं, जैसे कि योगराज गुगलू, पुनर्नवा मंडूर, कांचनार गुगलू, त्रिफला गुगलू। माने इसमें औषधि में मुख्य रूप से त्रिफला गुगलू है, तो त्रिफला और गुगलू दो घटक मुख्य रूप से हैं, इसीलिए इसको त्रिफला गुगलू कहा जाता है। कांचनार गुगलू मुख्य रूप से इसमें घटक कांचनार है और गुगलू है, इसीलिए। इसी तरह पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवा और मंडूर मुख्य घटक हैं। कुछ औषधियों के नाम गुणों के आधार पर भी रखे जाते हैं, जैसे कि चंद्रप्रभा वटी, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी। कुछ औषधियों के नाम उनके रोग पर, किस रोग पर कार्य करते हैं उसके आधार पर भी रखे जाते हैं, जैसे कि आम बातारी रस, अम्ल पित्तांतक रस, विषम ज्वरांतक रस, कुछ ग्रहणी कपाट रस, इत्यादि इत्यादि। कुछ नाम देवताओं के अस्त्र शस्त्र के अनुसार भी रखे जाते हैं, जैसे कि सुदर्शन चूर्ण, जैसे कि ग्रहणी गजेंद्र रस। के नाम समय के हिसाब से भी रखे जाते हैं, जैसे अष्टयाम का बटी, अष्टयाम का रस। तो इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि इनका कोई अपना एक निश्चित सिद्धांत नहीं है कि नामकरण की क्या वजह रही। बस ये वजह यही है कि उसकी स्पेसिफिक बात या विशिष्ट इस द्रव्य से संबंधित कोई अगर विषय होता है और उस नाम में रखकर महर्षियों ने अपने विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसको दर्शित किया है हमारे शास्त्रों में। तो सभी तरह के उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, ये तो 7 तो मूल कंसेप्ट हैं, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स और सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा नई विस्तार से बताई जाती हैं, लेकिन इनका आवश्यकता है इनको पढ़ने और समझने की। वो चीज़ें क्या हैं, उसमें सबसे पहले आता है औषधियों की ग्रहण विधि, लेना चाहिए। औषधियों की संग्रहण विधि, वो किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए, कलेक्शन। और औषधियों को प्रयोजन, कौन सा अंग लेना है, क्या लेना है। इसी तरह औषधियों का काल, किस काल में लेना है। और औषधि विशिष्ट गुण, पर्टिकुलर गुण। और फिर आता है इनकी औषधियों की सवीरता अवधि। ये जो विषय हैं ये अध्ययन अध्यापन के विषय से ज़्यादा प्रैक्टिकल विषय हैं, समझने के विषय हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी औषधि जब आती है तो वो अपने सीजन पे आती है। जैसे आप घर में ही देखा होगा, कॉमन रूप से कहते हैं कि सीजन के साग खाने चाहिए, सीजन की सब्जियां खानी चाहिए। नॉन तो उतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और कोई भी औषधि आपने देखा होगा, अगर सृष्टि में अगर कोई रोग है तो उसकी औषधि भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कफ का काल होता है तो उस समय बसंत ऋतु में आसपास जब ज़्यादा जुखाम कोल्ड रहता है तो हमें वासा की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी रहती है। ऐसे ही जो है आप पहाड़ पे देखेंगे कि अगर अनूप देश है तो अगर कोई भी अगर स्किन फंगल इन्फेक्शन या स्किन, हमारे यहाँ
चक्रमर्द औषधि पाई जाती है। ऐसे ही राजस्थान में आप देखेंगे अगर लिवर की समस्याएं रहती हैं तो वहाँ पे सरफुंका खूब पाई जाती है। तो औषधियों पे आप जब डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ने कहीं ना कहीं हमें हमारा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। फिर औषधियों का कलेक्शन है कि पत्र कब लेना है, मूल कब लेना है, क्षार कब लेना है, सार कब लेना है, कंद कब लेने हैं। तो यथा निर्दिष्ट विधि के हिसाब से ग्रहण करना लेना। पहले तो हमारा जो साइंस था इतना इतना स्पेसिफिक और विशिष्ट था, आप कल्पना नहीं कर सकते। पहले जो है औषधियों को लेने के लिए एक दिन पहले लिए ले जा रहे हैं, उसके लिए लेके आप मंत्रित करते थे, उस पे ताम्र पात्र आदि जो मुद्रा है उसको चढ़ाते थे और उस पर्टिकुलर औषधि सूक्त से उसको मंत्रित कर कर उसको प्रयोग करते थे। और एक मंत्र मुझे याद आ रहा है, आपसे शेयर करता हूँ। एन त्वाम कंते ब्रह्मा एन इंद्रो इनके द्वा मंत्र तेन पारणा। माने औषधियों को अवमंत्रित करके सजीव मान के उनको ले जाया जाता था, उनकी पूजा करते थे। एक दिन पहले उनसे उड़ेंगे तो आपको कष्ट होगा। तो सोचिए कि कितना सजीव विज्ञान है हमारा। हमारा विज्ञान कितना सेंद्रीय है। हमारे यहाँ दो तरह की चीज़ें होती हैं, सेंद्रीय और निरेंद्रीय। निरेंद्रीय में जैसे कि हमारे मिनरल और मेटल आते हैं, और सेंद्रीय में जिसमें कि जीवित कोई अंश हो, जिसमें कि ऑर्गेनिक। तो हमारे यहाँ साइंस जो है पूरा एक सिस्टमेटिक, कहीं ना कहीं परंपराओं के साथ दर्शन के रूप में पुराने समय की, बस हमारे जो टर्मिनोलॉजी है जो सब पुराने प्राचीन समय की है, क्योंकि ये विज्ञान उस समय का है। तो कहीं ना कहीं हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। तो मेरा लोग अगर आयुर्वेद को जानना है, समझना है, पढ़ना है तो आयुर्वेद को आयुर्वेद के मूल से। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सबीरतावादी का। सबीरता पूरा खुद में ही एक व्याख्यान। तो कभी अगर डॉक्टर में डिटेल में औषधियों की पोटेंसी, औषधियों की सेल्फ लाइफ और औषधियों के ड्रग निर्माण के ऊपर कभी विषय को लेकर आपके सामने आऊँगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे साथ रह के विषय को समझने की कोशिश करी। कृपया अपने जीवन में इन सिद्धांतों को समझिए, अपनाइए और मानिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सभी एक निर्माण वैद्य बने, एक अपनी फार्मेसी खोलें। लेकिन अगर हम इनकी औषधियों की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, इनके कंटेंट के बारे में जिज्ञासा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है एक विजन, हमारी क्वालिटी एक संपूर्ण वैद्य के रूप में उभर के आती है, और समाज जो है हमारे ज्ञान से ज़रूर लाभान्वित होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने हमारे साथ रहे। आइए एक समापन मंत्र के साथ अपनी बात को मैं विराम करता हूँ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धन्वंतरे नमः। नमस्कार।